अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैंने आज एक तस्वीर देखी, मैं परेशान भी हुई और बड़ा हैरान भी हुई कि वज़ीर आज़म साहब जो कोरोना में मुब्तला हैं, दुनिया भर से आपकी सेहत याबी के लिए आपको दुआएं मिल रही हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? शिबली फराज, जुल्फ़ी बुखारी, फैसल जावेद, यूसुफ बेग मिर्ज़ा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को बिठाकर आप मीटिंग्स कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? आप अवाम को बताने वाले, समझाने वाले, SOPs पर अमल दरामद का कहने वाले कि कोरोना कितना ख़तरनाक है। जनाब, अगर आपके वुज़रा ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके ये मैसेज देने की कोशिश की है, ये पैगाम देने की कोशिश की है कि देखिए वज़ीर आज़म साहब तो कोरोना वायरस का शिकार होकर भी काम कर रहे हैं, लोगों को बिठाकर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो जनाब आपके वुज़रा ने आपके साथ ज़्यादती की है और उससे बड़ी ज़्यादती आपने की है, उनको बिलाकर अपने पास बिठाकर। कौन सा बहादुरी का काम किया है आपने और आपके वुज़रा ने? आइसोलेशन का मतलब होता है अलहदगी, अलग थलग रहना। मतलब ये कि अगर आप कोरोना में मुब्तला हैं तो कम से कम 14 दिन आप किसी को भी मिलने जुलने से गुरेज करें, परहेज करें। लेकिन वाह क्या बात है, आप लोगों की क्या मैसेज दिया है आप लोगों ने। वैसे तो सब लोग पढ़े लिखे दिखते हैं, बाशऊर दिखते हैं, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आप लोगों को हुआ क्या है। अब आप लोगों के किसी एक वज़ीर में ये जुर्रत नहीं है कि वो ट्विटर पर आकर या सोशल मीडिया पर आकर ये ट्वीट ही कर दे कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम माजरत कर रहे हैं। उल्टा इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाह वाह, वज़ीर आज़म तो बीमारी के बावजूद भी जो है वो बड़ा कुछ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त काम नहीं कर रहे, ये गलत मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में और अवाम में, जिस पर आपको देखने की ज़रूरत है और इस पर माजरत करने की ज़रूरत है। अगर वज़ीर आज़म के कोरोना वायरस के हवाले से इख्तियार किए गए गैर संजीदा रवैये से हटकर आज की मीटिंग की बात करें हम, तो ये महसूस होता है कि मरियम नवाज़ की नैब पेशी हुकूमत के असाब पर सवार हो चुकी है। वैसे तो अब से कुछ देर पहले नैब ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को जवाज़ बनाकर मरियम नवाज़ की कल की पेशी मनसूख कर दी है, मगर आज के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं हो सकता, कानून की हुक्मरानी को हर सूरत बरकरार रखना होगा। इस मुल्क में जंगल का कानून नहीं हो सकता, इदारे बुलाएं तो जुलूस लेकर जाना नाकाबिल कबूल है। इनफरादी तौर पर कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। अब एक तरफ वज़ीर आज़म PDM की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि मैं अब नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना इंतकाम लिया जाना था लिया जा चुका। जुल्म की एक हद होती है, जुल्म के मिटने के दिन आ चुके हैं। 1.5 साल बाद एक पुराने केस को खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इदारों के खिलाफ बयानबाजी का चौकीदार नैब को किसने बनाया है? नैब सियासी इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के नाम पर काम करता है। मरियम नवाज ने कहा, क्या कहा इस हवाले से जरा सुनिए। जो नैब का थ्रेट है ना, अब इसको मरियम नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस्तेमाल मत करना। ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारी नैब से डरती है, ना वो तुम्हारी जेलों से डरती है, ना वो तुम्हारे इंतकाम से डरती है। हमने सर उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफें बर्दाश्त करके तुम्हारे इंतकाम का सामना किया और अल्लाह ताला ने हमें अवाम की नज़र में सुरखरू किया। अब हिसाब की बारी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम नैब से और नैब की इंतकामी कार्रवाइयों की से, इन आटा चोरों से, बिजली चोरों से, चीनी चोरों से, वोट चोरों से हिसाब लेगी और जरूर लेगी इंशाल्लाह। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। ये ज़रा इन मामलात पर डिस्कशन से पहले वो तस्वीर यकीनन आपने भी देखी होगी, जिसको देखकर मैं परेशान भी हुई, घबराई भी, हैरान भी हुई कि शायद कहीं कोई पहले की तस्वीर तो नहीं है। लेकिन जब वुज़रा आकर उसे डिफेंड कर रहे हैं कि कोरोना के बावजूद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीड कर रहे हैं, यही लीडर होता है जो ऐसे अवाम को लीड करता है। सर ये हो क्या रहा है? ये वज़ीर आज़म हैं, इन्हें ये मैसेज देना चाहिए कि आपको क्वारंटाइन करना है, कैसे SOPs पर अमल करना है, या आप ये मैसेज दे रहे हैं कि धज्जियां भी खेरो, कोरोना वरोना कोई मैटर नहीं करता? शुक्रिया शादिया। देखिए, एक काम करना चाहिए, जो
एनसीओसी है असद उमर साहब को, डॉक्टर फैसल साहब को, कि वो सारी दुकानें, वो सारे स्कूल, वो सारे रेस्टोरेंट्स जिसको सील किया उस सबको खोल दें। इसलिए कि जब जब वज़ीर आज़म हाउस में एक क्लियर वायलेशन होगी, और सिर्फ यही नहीं, वो सारे लोग जो उस मीटिंग में शरीक थे उनके टेस्ट करवाने चाहिए। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर, जब ये बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है, तो ये नहीं होता कि इस तरह की चीज़ अभी मुश्किल से आपको एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है जब आपका टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, अभी तक आपका नेगेटिव टेस्ट नहीं आया है। अल्लाह आपको सेहत दे, जल्दी आप सेहतयाब हों। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये इतना ख़तरनाक मैसेज है, और सिर्फ गवर्नमेंट की सतह पे नहीं, अपोजिशन को देख लें। अब अपोजिशन जो है वो मरियम, अब कल अगर पेशी होती तो क्या होता? क्या उस वक्त कोरोना को फॉलो किया जाता? मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान देख लें आप कि जी जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, अभी कराची में एमक्यूएम का जलसा हो रहा है नेशनल पार्क में, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि चूंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स टेस्ट नेगेटिव, लिहाजा सारे पॉलिटिशियन समझते हैं कि वो जो है वो इससे बरी जिम्मा है, वो सब की सब जो है वो नेगेटिव टेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नेगेटिव हो रही है। ये जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है हम बहुत अपने लोगों को, अब हमें ये राइट नहीं पहुंचता, और कम से कम गवर्नमेंट की सतह पे, पॉलिटिकल लीडरशिप की सतह पे कहें कि जी आप SOPs फॉलो करें। यानी आप जो है इस वक्त इतनी सीरियस सिचुएशन है, हमसे आके कहा जाता है, अभी कल ही शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 अप्रैल तक स्कूल क्यों बंद किए फिर आपने? हाँ, बिल्कुल क्या वजह है 7 अप्रैल तक, जब आप मुल्क का वजीर आजम जो है, जो पॉजिटिव टेस्ट के साथ वो मिनिस्टर्स को बैठा के मीटिंग कराओ, किसी एक मिनिस्टर की ये जरूरत नहीं है कि वो माजरत कर ले। हाँ। वो कहें कि जी आप तो टेस्ट पॉजिटिव में नहीं आ सकता, यही मीटिंग आप जूम पे कर लेते, बिल्कुल आप वीडियो लिंक पे कर लेते, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? मतलब कोई तरीका है वो है। तो मुझे तो दूसरी तरफ आप ऑपोजिशन को देख लें, अब कल ये नैब ने तो खैर चले कोई दूसरा मकसद था जिसकी वजह से पोस्टपोन हुआ। हाँ, जरा उस पे नैब पे भी आ जाएं जरा मजहर अब्बास साहब। अब नैब की जो प्रेस रिलीज है मुझे तो बड़ा कंफ्यूज कर रही है, जिसमें 2 पैराग्राफ्स में वो कोरोना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से किया है क्योंकि NCOC की जानिब से हर नौयत के हुजूम इकट्ठा करने पर मुकम्मल पाबंदी है। फिर अगले पैरे में वो लिखते हैं कि पिछले साल जो दानिस्ता तौर पर शदीद पथराव किया गया था उसकी बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर कौमी इदारे को किसी दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल किया जाए। हम ऐसे इकदामात की जो नैब है सख्ती से नफ़ी करता है। अब समझ में नहीं आ रही है कि पिछला इंसिडेंट वजह बना मुलतवी करने की, कि डर बैठ गया, खौफ बैठ गया कि दोबारा ना हो जाए, या वाकई कोरोना जो है ना वो वजह बना? नैब डर गया, घबरा गया, हुआ क्या? नहीं, कोरोना वजह होता तो आज प्राइम मिनिस्टर की ये तस्वीर नहीं चल रही होती। तो कोरोना तो वजह नहीं थी, ये तो तय है कि कोरोना वजह नहीं थी। देखिए, नैब ने जो पहला नोटिस दिया था जिस पे बुलाया था मरियम नवाज को, वो नोटिस ही गलत है। उस नोटिस में आपने नैब के मुकदमात के हवाले से बात कम की है, इस पर बात की है कि आपने जमानत का गलत फ़ायदा उठाया, आपने इदारों के खिलाफ तकारीर की, तो वो नैब के प्रीव्यू में आता ही नहीं है जो नैब ने उसको बेस बनाया। अब अगर कल जो है नैब ने मुलतवी किया, नैब को चाहिए था कि वो जो क्वेश्चनियर है उसको रिलीज कर देता। हाँ। वो भेज देता मरियम नवाज साहिबा को कि इन सवालात के आप जवाब क्या लगता है मजहर अब्बास साहब, 26 मार्च लॉन्ग मार्च का दिन था, एक सिंबॉलिकली तो इसकी एक अहमियत थी ना कि PDM की जमातें हैं, लॉन्ग मार्च से मनसूब था ये दिन। अब लॉन्ग मार्च तो हो नहीं रहा, अब PDM ने अपनी ताकत तो दिखानी थी ना नैब में मरियम नवाज की पेशी के मौके पर, नंबर 1। नंबर 2, अब मरियम नवाज तो जमानत भी ले चुकी थी, अब गिरफ्तारी का मौका भी नहीं था, तो ये भी एक हो सकता है कि अब गिरफ्तार भी नहीं होएंगी, तो इस वजह से नैब ने सोचा कि अब फायदा ही कुछ नहीं है, एक हजूम भी इकट्ठा हो जाएगा, ये भी कुछ वजह हो सकती है। देखिए, नैब ने जो चीज़ें जिस वजह से बुलाया था वो वजूहात उसमें पूरी तरीके से बयान नहीं की थी, इसीलिए लगता है कि जो बुलाने का रीज़न था वो मुकदमा नहीं था जिसमें मरियम नवाज साहिबा को बुलाया जा रहा है। अभी वो बेल ले चुकी थी। एक सियासी दबाव था जिसका उन्होंने मुकाबला करने का फैसला कर लिया। वो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में ये रहा है, आप पहुँच जाते हैं मजमों को लेके, हालांकि उसका अंदाज दूसरा होना चाहिए, लेकिन दोनों ही तरफ से हमें फ्लॉज नज़र आते हैं। नैब का ये तासुर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है।
दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो इदारों को इस तरीके से ट्रीट कर रही है, क्योंकि कल फिर जब ये गवर्नमेंट में होंगे तो दूसरे इसी तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इदारे नहीं बना रहे, हम इदारों को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से सियासत ओवरऑल मुझे गर्म होती नजर आ रही है। आपने 26 मार्च की बात की, 26 मार्च की हमारी एक तारीख भी है और वो तारीख कोई बहुत अच्छी नहीं है। 26 मार्च 1971 को उस वक्त के ईस्ट मशरकी पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसकी पूरी तारीख तब्दील हो गई और उसके नतीजे में हमने देखा कि फिर दिसंबर 1971 में क्या हुआ। बिल्कुल। तो 26 मार्च हमारे लिए कोई बहुत काबिल फख्र दिन नहीं है। सही। लेकिन ये जो सूरत हाल थी जो कल होने जा रहा था, मुझे नहीं लगता कि नैब ने जो वजूहात बताई हैं वो वजूहात थी। अच्छा, पैमरा का ये कहना है कि टीवी चैनल्स नैब को बदनाम कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं ऐसे बयानात देने से। मीडिया ने तो हमेशा कहा है, प्रोग्राम्स में हम कहते हैं कि नैब अगर कोई अपना वर्जन कोई मौक़िफ़ देना चाहता है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। तमाम चैनल्स जाहिर है चाहते हैं कि नैब जो आकर अपना मौक़िफ़ दे। तो पैमरा का ये कहना कि नैब को बदनाम कर रहा है मीडिया। पैमरा होता कौन है ये कहने वाला? पहली चीज ये है कि पैमरा को रिविजिट करना चाहिए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैंक तो इसके ऊपर काफ़ी मैंने देखा है, काम भी किया है। ये पैमरा का ये अंदाज ही नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि पैमरा का नोटिफिकेशन है, वो कि पैमरा के लेटर पैड पे आया है, पैमरा ने वो किया है, लेकिन ये कहीं और से डायरेक्शन नज़र आती है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हर इदारे को अगर पैमरा ने इसी तरीके से मीडिया को कंट्रोल करने की पॉलिसी आ रही है और पैमरा उठा लें या दूसरे FIA उठा लें या दूसरे इदारे उठा लें, तो आपने अगर मीडिया को कंट्रोल करना है तो खुलकर सामने आ जाएं, खुलकर कहें कि मीडिया इतनी मर्तबा न सिर्फ इस गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट को हमने तजवीज़ दी थी, खुदा के लिए मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं, एक हाई पावर्ड मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं। ये सारी चीजें वहां टैकल हो सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि एक लेटर करके आप काबू करने की कोशिश करें मीडिया को। ये बिल्कुल आज़ादी सहाफत, आज़ादी इजहार पे अटैक है। ये नैब जो है वो पैमरा का सहारा लेके अपने खिलाफ होने वाला, अगर कोई चैनल नैब के खिलाफ गलत बात कह रहा है, मलाइन कर रहा है, तो नैब उसके खिलाफ मुकदमा कर सकती है। इस हवाले से जाके मुकदमा कर सकते हैं कि उनको तो नैब को अपने कंडक्ट को बेहतर करना चाहिए। पैमरा को हर उस इदारे की तरफ वो नहीं करना चाहिए कि पैमरा का काम ये हो गया है कि कल मैं अगर हुकूमत पे तनकीद करने लगूं तो आप कहें कि हुकूमत पे भी तनकीद करना जायज नहीं है। अब कल मैं किसी और पे तनकीद कर दूं आपके, तो आप तय कर लें कि आपने करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका, थैंक यू, आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। सिराजुल हक साहब, चंद रोज़ पहले जमात इस्लामी सियासी लिहाज से ज़रा कुछ एक्टिव हमें नज़र आई जब बिलावल भुट्टो ने आपसे मुलाकात की। इस मुलाकात में अपोजिशन लीडर के लिए आप गिलानी साहब की सपोर्ट को करने को आपको बोला गया, लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि इस वक्त जमात इस्लामी की सियासत है क्या। ना आप लोग PDM का हिस्सा हैं, ना हुकूमत के साथ हैं, ना आपने चेयरमैन के सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, इंतखाबी सियासत में आप लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब जिस मकसद के लिए आए थे उनको सपोर्ट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सियासत का बुनियादी महवर मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए जद्दोजहद है और हालात, वाक़यात और मुशाहिदात ने साबित कर दिया कि इस्लामी निज़ाम के बगैर पाकिस्तान के अवाम का कोई मसला हल नहीं हो सकता। हत्ता कि जोग्राफिया भी हम खो गए और आज भी हमारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन एक मुनसिफाना निज़ाम की कमी है और वो मुनसिफाना निज़ाम अल्लाह का दीन है जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि PTI की हुकूमत, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमतों का एक तसलसल है।
गुज़श्ता अरसे में 3 साल PTI की हुकूमत में हर मरहले पर मुस्लिम लीग ने भी PTI का साथ दिया और पीपल्स पार्टी ने भी उनका साथ दिया। आपको याद होगा कि इलेक्शन होने के बाद बहुत ज्यादा गिला करते थे मुस्लिम लीग के लोग भी, PTI के लोग भी और मुस्लिम लीग के लोग भी इलेक्शन के कवानीन के हवाले से, और यही कि इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा है और इलेक्शन के बारे में इन लोगों का ख्याल था कि वोट की चोरी हो गई। लेकिन फिर जब एक्सटेंशन का मसला आया, इन तीनों पार्टियों ने मुत्तफिका तौर पर एक्सटेंशन पे अपना वोट लगाया, अपना मोहर लगाया और वोट किया। FATF के कवानीन तो कल की बात है, किस तरह PTI और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर FATF के कवानीन मंजूर किए। अभी कश्मीर को एक तरफ छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का एक अबूरी सूबा बनाने के लिए PTI के साथ अगर किसी पार्टी ने साथ दिया तो मुस्लिम लीग ने साथ दिया और पीपल्स पार्टी ने साथ दिया। लेकिन अगर आप वाकई सही मायनों में जमात इस्लामी कोई तब्दीली लाना चाहती है तो सिस्टम में हिस्सा लिए बगैर, सिस्टम में रहे बगैर तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। हम सिस्टम में हैं, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जब इलेक्शन होगा। हम बल्दियात इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन माजी में हमने बहुत सारे इत्तेहादों का तजुर्बा किया है, उससे हमारे मकासद जो है नजरियाती मकासद पूरे नहीं हो रहे। इसलिए जमात ने तवील सोच विचार के बाद फैसला किया कि हम अपनी निशान पे और अपने झंडे तले अपने मंशूर के साथ इलेक्शन। आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे ऑपोजिशन लीडर के लिए, ऑपोजिशन लीडर सेनेट के लिए? उसमें देखिए, ये तो एक मुसल्लमा उसूल है कि सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में या सेनेट में जिस पार्टी के सिंगल मेजॉरिटी हो हमेशा अपोजिशन लीडर उसी का होता है। इसमें वोट देना और लेना नहीं है, मसला यही है कि किस पार्टी के मेंबरान ज्यादा है। ये तो जमहूरियत का एक तयशुदा उसूल है। अब अगर PTI की हुकूमत क्यों है? इसलिए कि कौमी असम्बली में उनकी मेजॉरिटी है। अब अगर जनाब इमरान खान को एतमाद का वोट ना मिलता तो आज वज़ीर आज़म ना होता। लेकिन PDM में कुछ चीजें तय थी ना कि चेयरमैन सेनेट के लिए मुतफिका उम्मीदवार कौन होगा। गिलानी साहब को नून लीग ने सपोर्ट किया, तो कुछ चीजें कंसेंसस के साथ नून लीग कहती है कि तय हुई थी कि ऑपोजिशन लीडर सेनेट में नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी ने एग्री किया था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुसल्लमा उसूल है उसके मुताबिक आप लोग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अर्ज करूं, इस वक्त मेरे मालूमात के मुताबिक 22 वोट है पीपल पार्टी के और 18 वोट है मुस्लिम लीग के। तो अगर जमहूरियत पर आप बिलीव करते हैं तो जिसके ज्यादा है उसी का अपोजिशन लीडर बनता है। ऐसा तो नहीं है कि मेजॉरिटी किसी और पार्टी की होगी और अपोजिशन लीडर आप अक़लियत का बनाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि आप सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी मेजॉरिटी और, लेकिन इसमें भी तमाम ऑपोजिशन का मुत्तफिक होना जरूरी है ना, कंसेंसस के साथ। आधी ऑपोजिशन एक साइड पे खड़ी हो जाए तो कैसे बन सकते हैं फिर? ये रिम की जिम्मेदारी है, ये तो इन लोगों की जिम्मेदारी है कि घर के कपड़े वो चौकों और चौराहों में ना धोते। लेकिन ये PDM की बदकिस्मती है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग और JUI आपस में, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या PDM के साथ नहीं चल सकती है? नहीं, मेरा यह ख्याल नहीं है। असल में मुफादात की बुनियाद पर इन्होंने एक जमगट्टा बनाया तो जरूर है, कुछ दिन के लिए तमाशा जरूर किया, लेकिन क्योंकि इनका नजरिया एक नहीं है, इनका कल्चर भी एक नहीं है, इनके मुफादात एक नहीं है, लिहाजा दूर तक ये कैसे इकट्ठे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जमाते इस्लामी जुल हक साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मांडवी वाला साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मांडवी वाला साहब आपका। सलीम साहब, मरीम नवाज की कल की पेशी तो नैब ने यह कहकर मुलतवी कर दी है कि NCOC की तरफ से हर नौयत के हजूम को इकट्ठा करने पर मुकम्मल पाबंदी है, लिहाजा
अब बाद में अगली पेशी जो होगी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी जो ये प्रेस रिलीज है उसमें दूसरी वजूहात जो पिछले साल जो नैब में मरीम नवाज की पेशी के मौके पर हुआ उस सारे हालात को भी बताया गया है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार थी जाने के लिए, इजहार यकजहती के लिए, लेकिन उस इजहार यकजहती के बाद एक सवाल तो उठता आ रहा है कि क्या ये इजहार यकजहती सिर्फ नैब के दफ्तर में पेशी के मौके के लिए थी, या जो इख्तलाफात थे वो इस आप लोगों की शिरकत के बाद ख़त्म हो जाने थे, इस्तीफ़ों का मामला, लॉन्ग मार्च का मामला, फिर अपोजिशन लीडर सेनेट में कौन होगा, इस पर भी आप लोगों का नून लीग का इख्तलाफ चल रहा है कि पीपल्स के नून लीग तो कह रही है कि सब कुछ डिसाइडेड था कि ये ओहदा नून लीग को मिलना, लेकिन पीपल्स पार्टी से पीछे हट गई है। लाख आप लोग इजहार यकजहती कर लेते, कल चले जाते, अब नहीं जा रहे, लेकिन इख्तलाफात तो अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे ना सलीम मांडवीवाला साहब। देखिए शाजिया, मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा इख्तलाफात रहेंगे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। लोग ये समझते हैं इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ इख्तलाफात ज़रूर होंगे जी, इख्तलाफात भी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, लोग भी कोशिश करेंगे कि ये जो इत्तेहाद है ये टूट जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब दे आर नॉर्मल थिंग्स। हमें पता नहीं क्यों ये अब नॉर्मल लगती हैं। और जहाँ तक लीडर ऑफ अपोजिशन का है वो भी आप देखिएगा सेटल हो जाएगा, लॉन्ग मार्च के इशू भी सेटल हो जाएंगे, इस्तीफों के इशू भी सेटल हो जाएंगे, मगर इख्तलाफात ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कोई और आ जाएंगे। तो ये तो देखें, जहाँ इतनी पार्टियां जमा होंगी वहां ज़रूर इख्तलाफात होंगे। ये कहना कि जी एवरीथिंग विल रन स्मूथली, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। नॉर्मल लगती है कि हमें तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। पीडीएम की जो क़यादत है, पीडीएम बनी किसके लिए है? अवाम के मफादात के लिए बनी है। कोई एक पीडीएम का इजलास बताएं, अवाम पूछते हैं, जिसमें अवाम के मफादात पर, अवाम के इशूज़ पर बात हुई हो। पीडीएम के इजलासों में तो बात होती है इस्तीफे देने हैं नहीं देने हैं, लॉन्ग मार्च होना है नहीं होना है, कब होना है, अपने इख्तलाफात हैं। मरीम नवाज जो है वो बिलावल पर अब तनकीद कर रही हैं, बिलावल नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। मतलब ये है कि आम आदमी के लिए कभी कोई पीडीएम के इजलासों में बात हुई है? आम आदमी तो यही समझता है, उसको तो ये चीजें अब नॉर्मल लगेंगी, क्योंकि वो समझता है उसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ पीडीएम ने। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दूसरे डिस्कशंस भी होते हैं, महंगाई पे डिस्कशंस होते हैं और भी इश्यूज हैं, क्योंकि ये कोर इश्यूज हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके प्लान के तहत उन्होंने करनी है, तो इसलिए उन पे ज़्यादा डिबेट होती है। मगर दूसरी चीज़ों पे आप सारी पार्टियों को देखेंगे, ऑन द टीवी, ऑन द मीडिया और इन पार्लियामेंट, दूसरी इश्यूज को भी टेकअप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3-4 इश्यूज हैं जिन पे हर दफ़ा मीटिंग होती है या डिस्कशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये एक प्लान के तहत इश्यूज को एड्रेस करना है उन्होंने और आगे चलना है, और अल्टीमेटली जो प्लान है पीडीएम का उसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसीलिए हमें ये नजर आता है कि सिर्फ यही 2-3 इश्यूज हैं जिन पे बातचीत होती है और किसी इशू पे बात। 4 अप्रैल को सीसी का आप लोगों का जो इजलास होना है, अगर उसमें ये फैसला नहीं होता इस्तीफों के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, तो क्या समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई? मेरा देखें, पहली भी लास्ट भी जो सीईसी थी, मैं सीईसी का मेंबर हूं, उसमें ये डिस्कशन हुआ था और सब ने ये डिसाइड किया था कि हमने इस्तीफे नहीं देने। तो ये इस सीईसी में भी आई डोंट नो क्या डिसाइड करती है सीईसी, ये तो उस वक्त पता चलेगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, एवरी पार्टी हैज द राइट टू मेक इट्स ओन डिसीजंस। पीडीएम का ये मतलब नहीं है कि हर पार्टी वही डिसाइड करेगी जो एक दूसरे को एक दूसरे के डिसीजन को फॉलो करेगी, जरूरी नहीं है। पीएमएलएन कुछ डिसाइड कर सकती है, पीपल्स पार्टी कुछ और डिसाइड कर सकती है। मौलाना साहब फिर बैठ के डिस्कशन होके कोई कंसेंसस निकालेंगे वो कि जी अगर रेजिग्नेशन नहीं करना तो फिर क्या करना है, उसका कोई और रद्द-ए-अमल निकाला जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये कहना कि जी रास्ते अलग हो गए, पीडीएम का इत्तेहाद टूट गया, पीडीएम खत्म हो गई, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइप के डिसीजंस लोगों को देने चाहिए और कहना चाहिए। कलामी की नौबत क्यों पहुंची? जो
जरदारी साहब नवाज शरीफ के बीच में तलकलामी हुई, जो जरदारी साहब और मरियम नवाज के बीच में तलकलामी हुई, फिर जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के लिए बातें कर रहे हैं। अब ये मीडिया ने तो नहीं कहा कि लाहौर का एक जो ख़ानदान है वो सेलेक्ट होता है, ये मीडिया ने तो नहीं कहा कि कोई मुतबादिल तैयार हो रहा है। तो कंसेंसस के साथ फैसले अगर हो नहीं पा रहे हैं तो ये मीडिया तो खबरें सामने नहीं लेके आता ना सर। मीडिया तो हकीकत पर बात करता है कि मीडिया ने नहीं कहा, मगर मैं आपको यही समझा रहा हूं ना, कोई इख्तिलाफात होना कोई अब नॉर्मल चीज तो नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आप वापस आए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ये तो उनका मौकिफ है ना। वो कहते हैं जी हम यहाँ हैं, हम फेस कर रहे हैं, तो मियां साहब आप भी यहाँ आए और फेस करें जो भी सिचुएशन है। अगर जेल जाना है तो हम जेल जाएंगे और हम सिचुएशन को फेस करेंगे। अब अगर उसमें कोई डिसएग्रीमेंट है कि जी उनको अच्छा नहीं लगा कि जी उन्होंने ये क्यों कहा, तो ये एक आपस में दो लोगों के बीच में एक इख्तलाफात है। इसमें कोई ऐसी बात ये नहीं है कि जी उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, उनका इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। ये बातें तो जी होती रहेंगी और आगे भी होंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बातें हो गई हैं तो अब इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। और ये अच्छा सलीम मांडवी वाला साहब, हमारी सोच क्यों है कि एहतसाब और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते, एहतसाब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते, नैब और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते? मैं आपको समझाऊं, देखें मैं खुद क्योंकि इसमें इन्वॉल्व रहा हूं और मैं इस चीज से नैब को डील करता रहा हूं और अभी भी डील कर रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं मैम कि अगर आपने बिजनेस को, पाकिस्तान के और बिजनेसमैन को और लोगों को जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, छोटे हो या बड़े हो, अगर उनको आप टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मईशत इफेक्ट होगी। देखें दूसरे इदारे हैं, FIA है, FBR है, स्टेट बैंक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन है, ये सारे इदारे बिजनेसों के लिए बने हुए, कोई आम आदमियों के लिए नहीं बने हुए। और ये ऑल द टाइम बिजनेस लोगों के साथ डील करते हैं, उनको फाइन करते हैं, उनको नोटिसेस देते हैं, उनसे डील करते हैं। अब उसके ऊपर एक और इदारा आ गया है जो बिजनेसेस को टारगेट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मईशत इन चीजों से डिस्टर्ब होती है, और अगर आप किसी को पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, चाहे वो छोटा कारोबारी आदमी हो चाहे वो बड़ा। आप लोग पास इक्तदार रहा, 5 साल नून लीग के पास इक्तदार रहा, ये बाउंड्रीज आप लोगों को तय कर लेनी चाहिए थी। शायद अब ये एहसास हो रहा है आप लोगों को, पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, कि काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल करनी चाहिए थी, ये गलती है दोनों पार्टियों की। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, मगर वो नहीं की। क्या वजूहत थी? एक ने दूसरे की बात नहीं मानी, दूसरे ने उनकी अपना पीपल्स पार्टी ने उसकी बात नहीं मानी, PMLN ने, और नहीं हुई। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नहीं हुई तो आप इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी चलानी है तो इदारों का इंटरफियरेंस इन द बिजनेस कम्युनिटी, देखें हमें समझ है कि पाकिस्तान में बिजनेस कैसे चलता है, हमें समझ है कि जी 70% हमारी ब्लैक इकोनॉमी है और 30% हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अब आप कहेंगे कि जी ये ब्लैक इकोनॉमी जो वाले हैं या ये ब्लैक इकोनॉमी जो चलती है इसमें जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे चोर हैं, उनको पकड़ लो। तो भाई ये तो हमारा सिस्टम है, इसको आपको एज अ स्ट्रक्चर ओवर अ पीरियड चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये चेंज नहीं होगा, अगर ये इदारे इसमें घुसते रहेंगे तो ये मईशत को इवेंचुअली आपके नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा नहीं पहुंचा सकते। जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात आई, करप्शन की बात आई, मैं समझता हूं वो जरूर करें, अकाउंटेबिलिटी जरूर करें, मगर बिजनेस को या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी को उसके साथ इन्वॉल्व ना करें। सही, और बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मांडवी वाला साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, IMF ने मुल्क को $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF के एलामी के मुताबिक $50 करोड़ की किस्त जो है ये पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के तौर पर जारी की जाएगी। इस तीसरी किस्त के बाद IMF की जानिब से मुल्क को जो हासिल करदा रकम है ये $2 अरब हो जाएगी। 2019 में IMF ने मुल्क को $6 अरब के कर्जे की मंजूरी दी थी, मगर ये प्रोग्राम उस वक्त इल्तवा का शिकार हुआ था जब हुकूमत की तरफ से IMF की कुछ ऐसी शराइत थी जिस पर अमल दरामद के लिए मोहलत मांगी गई थी। IMF की शराइत पूरा करने के लिए वफाकी काबीना की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तरमीम, इजाफी टैक्स की वसूली, फिर बिजली और गैस के नरखों में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों को जो सब्सिडी दी जा रही है इसके खात्मे जैसे जो फैसले थे अब उनकी मंजूरी दी जा चुकी है। IMF के प्रोग्राम की बहाली से जहां कुछ हल्के ये ख्याल कर रहे हैं कि इससे आलमी मालियाती इदारों और बैरूनी जो सरमायाकार हैं उनका मुल्क पर जो एतमाद है इससे इजाफा होगा, मुल्क के जो ज़र मुबादला है इसको सहारा मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होगा, तो दूसरी तरफ ये खदशात भी मौजूद हैं कि बिजली के नर्ख में 5.65 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा और टैक्स में छूट के खात्मे की बड़ी जो कीमत है ये मुल्क को मुआशी नुकसान की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगी। ऐसे जो इकदाम हैं इससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन मुतासिर होंगे बल्कि पैदावारी शोबे की लागत बढ़ने से जो मसनूआत हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। हुकूमत IMF से मुज़ाकरात के नतीजे में कर्जा प्रोग्राम की बहाली को अपनी कामयाबी तो समझती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसकी वजह से महंगाई के हाथों जो परेशान अवाम हैं इनकी मुश्किलात में कमी आने की वजह से और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हुकूमत क्यों ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब नहीं करती जिससे मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशूआत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF प्रोग्राम की बहाली जो है ये मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में $50 करोड़ का इजाफा तो करेगी, लेकिन इससे जुड़ी जो शराइत हैं आप नहीं समझते उससे मईशत, सनत और जो तिजारत के जो लोग हैं उनको इतने खदशात लाक हो गए हैं कि इससे मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। नेपरा एक्ट में तरमीम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तरमीम, इजाफी टैक्स की वसूलियाँ, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए आप क्या समझते हैं इन शराइत पर अमल दरामद कितना ज़रूरी था? एक तरफ हमें पैसा लेना है, दूसरी तरफ आवाम पर इतना ज़्यादा हम बोझ लाद रहे हैं। दो धारी तलवार चलती हुई नजर आती है। जैसे आपने कहा कि $500 मिलियन का कर्ज हमें मिलने वाला है, लेकिन उसके एब्ज आप देखिए कि तकरीबन $900 मिलियन के टैक्स की एग्जम्पशन जो हमने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रखी थी वो वापस ले रहे हैं, यानी कि इजाफी टैक्स है तकरीबन 140 अरब रुपए का। बिजली के हवाले से तो ये तो कॉर्पोरेट टैक्स पे तलवार चल गई, दूसरी तलवार जो है वो बिजली के सार्फिन के ऊपर चलेगी और वो तकरीबन 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ है। यानी कि पाकिस्तान का हर सारिफ जो है बिजली का, अगर आपके घर पे, आपकी दुकान पे या आपकी इंडस्ट्री में कोई बिजली का बिल लगा है, बिजली का कनेक्शन लगा है, तो इजाफी तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपए का इजाफी बिल सालाना आपको आएगा। ये इसकी 900 अरब जो इजाफी हमने मान लिया है। इसी तरह गैस कंपनीज कह रही हैं कि 105 अरब रुपया इजाफी जो है वो गैस की कीमतों में एडजस्ट किया जाए। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि $500 मिलियन हमें मिलने चला है, 900 मिलियन इजाफी टैक्स लगाने चले हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, कोई $6 अरब के इजाफी बोझ है जो सार्फिन के ऊपर टलने चला है। अब इसका नतीजा, इसका पहला नतीजा ये निकलेगा कि जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी तेजी से नीचे चली जाएगी। अगर आप मजीद टैक्स डाल रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, अब आप अंदाजा कीजिए, तो कह रहे हैं बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद ही बहुत ज्यादा जो है ना वो बहाल होने वाला है, पाकिस्तान के लिए नई क्रेडिट लाइंस खुलने वाली हैं। देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस तेजी से मुल्क में गिरी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन सरमायाकारों का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से गिर रहा है। मेरा कहना यह है कि जो हमारे अपने सरमायाकार हैं, जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है, इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया भर में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो बुलंद तरीन है, यानी कि तकरीबन 55% तक ये टैक्स चला जाता है। अगर आप 100 रुपया कमाई कर रहे हैं तो 55 रुपया उसमें से हुकूमत ले जाती है टैक्सेस की मद में। अब जो हमने छूट दे रखी थी कॉर्पोरेट डिविडेंड के हवाले से,
वो 140 अरब रुपए की छूट दे रखी थी, अब वो छूट भी वापस लेने लगे हैं। तो जो मुल्क के अंदर सरमायाकार हैं वो तो उनके ऊपर मजीद बोझ आने वाला है, तो नेचुरली सरमायाकारी वो कम करेंगे। सरमायाकारी करेंगे तो फिर आपके यहाँ जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी, आप कैसे जो चीजें जो है ना आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, कैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे जब आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आप इतनी बढ़ा देंगे? अच्छा, दूसरी तलवार जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5 रुपए और 90 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली बढ़ गई है, दिया जाएगा। हाँ। अब मैंने अपने घर का बिल जो निकाल के देखा है 28 साल पहले वाला, उसमें मैं तकरीबन 11 रुपए फी यूनिट दे रहा था, सारा टैक्सेस शामिल करने के बाद। जो पिछले हफ्ते मैंने बिल दिया है वो 28 रुपए यूनिट आ रहा है। अगर आप भी इसी मेहनत करें अपने स्टूडियो का या अपने घर का, अगर बिल निकाल के देखें तो देखिए कि 2.5 साल में ये 11 रुपए यूनिट से 28 रुपए यूनिट चला गया है, और अब कहा जा रहा है कि मजीद 5 रुपए 90 पैसे इसमें टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप टैक्स शामिल कर लें तो ये तो कहीं 30 बहुत महंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो IMF अब जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो मामला है, क्या IMF अब स्टेट बैंक से हम ये समझें कि बराह रास्त राब्ते में रहेगा, उसके जरिए अपनी शराइत मनवाना ज्यादा आसान हो जाएगा? और फिर क्या हुकूमत का अब ये भी समझें कि मालियाती जो पॉलिसीज हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा? क्या पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी करनी चाहिए, ऐसा कानून मंजूर करना चाहिए कि आप एक गवर्नर को इतना ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक को, वो ताकत तो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगी कि वो इंटरफेरेंस कर सकें ऐसे मामलात में, पूछ सकें आपसे? देखिए, यहाँ पे मेरा जो नजरिया है वो मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे खुद मुख्तार हों? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं वो हमारे इदारों के अंदर मुदाखलत ना कर सकें? यहाँ पे मैं इस ऑर्डिनेंस की हमायत में हूँ। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस्लाह की जा रही है और सियासतदानों को ये मौका ख़त्म कर दिया जाएगा कि वो स्टेट बैंक के मामलात के अंदर मुदाखलत कर सके। देखिए, दुनिया भर में जो भी अच्छी इकोनॉमीज चल रही हैं, चाहे वो आप अमेरिका का नाम ले लें, यूरोपियन यूनियन का काम कर लें, नाम ले लें, इंग्लैंड का नाम ले लें, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाए, फेडरल रिजर्व हो जाए, या जर्मनी का बुंदेसबैंक हो जाए, वो कंप्लीटली खुद मुख्तार हैं और वो कंप्लीटली शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं। हमें भी ऐसे इदारे चाहिए जो खुद मुख्तार हों, यहाँ पे सियासतदान जो है मुदाखलत ना कर पाए। तो ये PTI की तरफ से या IMF की तरफ से दबाव के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा, ये स्टेप इज इन द राइट डायरेक्शन। ये काम दुरुस्त होने चला है। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है डॉक्टर फारूक सलीम साहब कि अब हम उस फेज में दाखिल हो गए हैं जहां पर कर्ज हम इसलिए हासिल नहीं कर रहे हैं कि इसके जरिए हमारी जो मौशी ग्रोथ है वो बेहतर होगी, हम कर्ज सिर्फ इसलिए हासिल कर रहे हैं कि जो पिछले कर्ज हैं हमको उन कर्ज को उतारना है? क्या इसके लिए अगर हम टेक्निकल डिफॉल्ट की टर्म इस्तेमाल करें तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा? ये सवाल बड़ा उम्दा किया आपने, जवाब भी उसका कुछ आधा जवाब भी आपने खुद से सामने में रखा। हम उसी सिमत में जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक सिमत है। यानी कि अब हम तकरीबन 45,000 अरब रुपए के कर्जे में तो ऑलरेडी डूब चुके हैं, और अब पुराने कर्जे उतारने के लिए जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 2 साल पहले जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जाता था इस मुल्क के अंदर, उसका तकरीबन 40% हम अपने कर्जों के लिए सर्व कर देते थे या मुख्तस कर देते थे। जो इस साल बजट बनाया है उसमें तकरीबन 70% हमारे टोटल टैक्सेस जो मुल्क में इकट्ठे होते हैं वो हमको देने पड़ेंगे अपने कर्जे उतारने के लिए। और इसकी प्रोजेक्शन करने जाएं तो सन 2025, जो ज्यादा दूर नहीं है, अगले 3 या 4 साल में तकरीबन 100% टैक्सेस जो हम इस मुल्क में इकट्ठे करेंगे वो सारे के सारे जो है कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर 100% टैक्सेस आपके कर्जों में चले जाएंगे तो उसके बाद फिर दिफा का बजट, उसके बाद फिर सिविल गवर्नमेंट को चलाने का बजट, तालीम का बजट, सेहत का बजट, ये कहां से आएगा? उसके लिए हम और कर्ज लेंगे ना। नहीं, और कर्जा आपको अगर कोई देगा और 100% आप ऑलरेडी अपने टैक्सेस जो है वो कर्जों में दे रहे हैं, तो आपके पास तो कोई इजाफी पैसा नहीं बचा।
कर्जे उतारने के लिए, आपने 100% अपने टैक्सेस जो है वो कर्जे उतारने के लिए दे दिए। तो वो जो आप टर्म इस्तेमाल कर रही थी टेक्निकल डिफॉल्ट की, वो अभी तो नहीं आई, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि जिस रफ्तार से हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं, अगले 3 से 4 साल में हम उस चौराहे पे भी पहुंच जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।